जिस वक्त देश का राइट विंग मोदी लहर में विपक्ष को तबाह करने की खुशफहमी में एकजुट होकर सफलता के नए आयाम गढ़ रहा था, उस वक्त एक नए विपक्ष की नींव रखने के लिए, एक मजबूत विपक्ष को पांव देने के लिए राहुल गांधी देश के हर कोने में पहुंचकर अपनी नई कहानी लिख रहे थे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ऐसी शख्सियत हैं जिसके परिवार का इतिहास ये दुनिया जब तक रहेगी तब तक रहेगा। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी जहां सत्ता में बैठे लोग उसे बदनाम करने के लिए जब अरबों रुपए खर्च कर रहे थे, राजनीतिक भूल भुलैया में फंसा ये शख्स गवाह बन रहा था कि एक राजनेता बनने के लिए कभी कभी पिता, दादी और दादा का प्रधानमंत्री होना ही काफी नहीं होता। कोई व्यक्ति राजनेता तब बनता है जब वो किसी बूढ़ी हथेली को थाम कर उसे अपने साथ लेकर चलने का आश्वासन देता है। कोई खास सिर्फ इसलिए खास नहीं होता कि उसने प्रधानमंत्री के घर में जन्म लिया है। वो खास बनता है जब वो बेरोजगार, कमजोर किसान के साथ कदम कदम मिलाकर चलता है। भारत यात्रा और न्याय यात्रा को आप छवि सुधारने का स्टंट बता सकते हैं, लेकिन इससे सच्चाई मर नहीं जाती। सच्चाई कि अब विपक्ष सत्ता पर हावी हो रहा है और भारत में लोकतंत्र का पुनर्जन्म बहुत नजदीक है। आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? आज के फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि राहुल गांधी की अगुवाई में कैसे विपक्ष ने बीजेपी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और एनडीए की जड़ें अब चरमराने लगी हैं। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। करीब 2 महीने पहले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही मंच पर मौजूद थे। तब कुछ ऐसा हुआ जिसने जेपी आंदोलन से निकले समाजवादी नेताओं के सर शर्म से झुका दिए। नीतीश कुमार ने उस मंच पर सबके सामने नरेंद्र मोदी को झुककर उनके चरण स्पर्श किए और उनको लगभग नतमस्तक होकर प्रणाम किया। अब समझने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार हैं एक अप्रत्याशित शख्सियत। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो कब किसकी तरफ चले जाएं, कोई नहीं जानता। और दूसरी तरफ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शायद नीतीश कुमार वास्तव में मोदी के पैरों के नीचे से कारपेट खींचने के लिए उनके सामने झुके हों। हाल ही में उनकी तेजस्वी यादव से हुई मुलाकात से तो इसकी संभावना और भी बढ़ जाती है और आज के प्रधानमंत्री मोदी को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि उन्हें एनडीए की अपनी सहयोगी पार्टियों से नजरें चुरा के काम करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री वास्तव में अब उनके साथ सहज नहीं हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, ऐसा सिर्फ नीतीश कुमार के साथ ही नहीं है, वो चिराग पासवान को लेकर भी एक अजीब डर में रहने लगे हैं। वो चिराग पासवान जिनके बिहार में बमुश्किल 5 सांसद हैं। चिराग वोटर्स में एक नारा बहुत प्रचलित है, ऊपर आसमान नीचे पासवान, यानी हाजीपुर के आसमान के नीचे सिर्फ पासवान है और कोई नहीं है, नरेंद्र मोदी भी नहीं। आपको याद तो होगा कि चिराग ने खुद को एक वक्त पर मोदी भक्त हनुमान घोषित किया था, लेकिन मोदी सरकार ने जब केंद्र सरकार में हायर एडमिनिस्ट्रेटिव में लेटरल एंट्री के जरिए यूपीएससी लेवल की पोस्ट पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया तो इसका विरोध देश में शुरू हुआ, क्योंकि इस लेटरल एंट्री में कोई ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। सबसे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने विरोध करना शुरू किया। उसके बाद एनडीए सरकार के मंत्री चिराग पासवान भी इसके विरोध में खड़े हो गए। प्रधानमंत्री मोदी को 5 दिन बाद ही लेटरल एंट्री का वो फैसला वापस लेना पड़ गया। नीतीश की जेडीयू ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। अब चिराग पासवान के तेवर से बीजेपी के खेमे में डर का माहौल बनने लगा है। इसका सॉल्यूशन वही निकाला गया जो बीजेपी सबके साथ करती है, पुलिस केस या ईडी, सीबीआई पीछे छोड़कर वशीकरण करवा लेती है। राकेश कुमार सिंह नाम का एक शख्स चिराग पासवान पर अब एक केस दर्ज कर देता है और चिराग पासवान की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग करने के लिए पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देता है और साथ ही इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत कर देता है। चिराग पासवान पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले इलेक्शन कमीशन को अपने हलफनामे में रेप जैसे संगीन केस की जानकारी नहीं दी है। इसके साथ और भी आरोप लगाए गए कि चिराग पासवान ने अपनी संपत्ति की बात भी छुपाई है। उनका खगड़िया के शहर बन्नी में एक पैतृक घर है, जबकि हलफनामे में सिर्फ पटना के एसके पुरी के घर की ही जानकारी दी गई है और उन्होंने झांसी की जिस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से 2005 में बीटेक करने की सूचना दी वो भी गलत है। ये सारे आरोप लगाने के बाद राकेश सिंह ने एक खुलासा अपने बारे में करते हुए कहा कि वो एक भाजपा के नेता हैं। इसके बाद साफ हो गया कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, विरोध के सुर ऊंचे हो रहे हैं। ऐसा सिर्फ इसी बार हो रहा है और इसकी वजह है कि अब विपक्ष अपनी भूमिका में वापस आ रहा है। अब वो मनमानी इस सरकार में नहीं चल रही जो पिछले 1 दशक तक
चला करती थी। विपक्ष के साथ साथ अपनी सहयोगी पार्टियों की वजह से भी पैनिक अटैक का शिकार हो रही भाजपा इन दिनों राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे से चिंतित है। राहुल गांधी इन दिनों बतौर नेता प्रतिपक्ष पहली बार अमेरिका के दौरे पर हैं। जगह है अमेरिकन स्टेट टेक्सास, जिसका शहर है डैलस। तस्वीरों में एक बहुत बड़ा हॉल है जहां सैकड़ों भारतीय मूल के लोग बैठे हैं। राहुल गांधी उन्हें संबोधित करते हुए एक के बाद एक बीजेपी पर प्रहार करते हुए सुने जा सकते हैं, लेकिन उन तस्वीरों को आपको मिस नहीं करना चाहिए जो राहुल गांधी के वहां पहुंचने पर देखी गई। लोगों ने पहले तो उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया, फिर उसके बाद शुरू हुआ बातचीत का सिलसिला। भाजपा का डर खत्म हो गया। हमने देखा कि चुनाव नतीजों के तुरंत बाद कुछ ही मिनटों के भीतर भारत में कोई भी भाजपा या भारत के प्रधानमंत्री से अब नहीं डर रहा था। लोग अब लोकतंत्र को महसूस करने लगे हैं। राहुल गांधी ने इसके अलावा आरएसएस और बीजेपी के एक समुदाय विरोधी होने पर भी गहरा आघात किया और कहा, भाजपा का वैचारिक संगठन आरएसएस मानता है कि भारत एक विचार है, जबकि उनकी पार्टी यानी कांग्रेस का मानना है कि भारत विचारों की बहुलता वाला देश है, न कि एक विचार का। कांग्रेस सभी को साथ लेकर चलना चाहती है और चल रही है। आरएसएस इसलिए हमारा विरोध करता है कि हम सभी समुदाय, वर्गों, धर्मों के लोगों को बिना नस्लीय भेदभाव और उनकी अपनी आस्था के साथ क्यों लेकर चल रहे हैं। राहुल गांधी का यह दौरा कई मायनों में अहम है। उन्होंने जाति जनगणना का मुद्दा भी उठाया और कहा, हमारा मानना है कि हर किसी को हर चीज में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, सपने देखने की अनुमति दी जानी चाहिए और उनकी जाति, भाषा, धर्म, परंपरा या इतिहास की परवाह किए बिना उन्हें जगह दी जानी चाहिए। यह लड़ाई सामाजिक न्याय, एकजुटता के लिए है और यह लड़ाई चुनाव में स्पष्ट हो गई है, जब भारत के लाखों लोगों ने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के संविधान पर हमला कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष की ये बातें लोकतंत्र के समर्थकों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन गोदी मीडिया और हिंदू राष्ट्र के समर्थकों के लिए शायद ये एक नाइटमेयर साबित होगा। विपक्ष का रोल अब दिखने लगा है। सरकार जब गठबंधन की हो तो उसकी यही खूबसूरती होती है कि वो मनमाना काम नहीं कर सकती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री को अपने कुछ गलत फैसलों को वापस लेना पड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में एक नहीं बल्कि 4-5 मुद्दों पर रिवर्स गियर में जाते देखे गए हैं। मोदी सरकार ने बजट में एक न्यू कैपिटल गेन्स टैक्स रूल लागू किया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण उसे इसमें अमेंड करना पड़ा, जो बेसिकली रियल एस्टेट से रिलेटेड था। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट सर्विसेज रेगुलेशन बिल भी वापस लेना पड़ा, जिसमें यूट्यूबर पर शिकंजा कसने के तरीके तलाशे जा रहे थे, स्पेशली वो जो यूट्यूबर्स और मीडिया सरकार विरोधी कंटेंट बना रही है। मोदी सरकार वक्फ बिल पर भी अब जोर जबरदस्ती से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन अब वो इसे पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने पर सहमत हो गई है, जिसका काम होता है संसद के विधायी कामों को गंभीरता से जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप देना। याद कीजिए, यह वही सरकार है जिसने 3 तलाक पर बैन लगाने वाले बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने से भी मना कर दिया था। पिछले हफ्ते ओबीसी मामलों से जुड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक के दौरान जब कांग्रेस के 2 सांसदों ने जाति जनगणना पर चर्चा की मांग की, तो जेडीयू के प्रतिनिधि ने उनका समर्थन कर दिया। कमेटी के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के सतना से बीजेपी सांसद ने भी इस मांग को ठुकराया नहीं था। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल ने अभी 4 महीने का समय भी पूरा नहीं किया है। इतने कम समय में कई मुद्दों पर फैसले वापस लेना पूरे कैबिनेट की पैनिक डिसऑर्डर को दर्शाता है। एनडीए ने हाल ही में राज्यसभा में बहुमत हासिल कर लिया है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री को बैक गियर डालने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की आड़ में पुरानी पेंशन योजना को वापस ले आया गया है। उन्होंने जनवरी 2004 से लागू की गई वाजपेयी सरकार की राष्ट्रीय पेंशन योजना को अब अलविदा कह दिया है। अब जबकि अयोध्या में राम मंदिर भी बन चुका है, उसका उद्घाटन भी हो चुका है, संविधान के अनुच्छेद 370 को भी निरस्त कर दिया गया है। ये सब निर्णय लेते वक्त एनडीए के सहयोगियों ने तब कोई आपत्ति नहीं जताई थी। 3 तलाक विरोधी कानून समान नागरिक संहिता को लागू करने जैसा ही है। अब ऐसा लगता है कि आरएसएस और बीजेपी के सभी मेन एजेंडे खत्म हो चुके हैं। बैठकों और कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री का भड़काऊ लहजा अब गायब है। इनकी बढ़ती बेचैनी का रीजन
थोड़ा अलग है। ऐसा लगता है कि वो विपक्ष से ज्यादा डरे हुए हैं। वे संसद में विपक्ष के नए नेता के तौर पर राहुल गांधी के पहले भाषण से स्पष्ट रूप से परेशान थे, जब उन्होंने भगवान शिव का चित्र उठाकर हिंदुत्व के खिलाफ एक नया नैरेटिव पेश किया था। 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने के तुरंत बाद राहुल गांधी ने नरम हिंदुत्व का रास्ता अपनाया था। मंदिरों में आना जाना शुरू कर दिया था, जनेऊ पहनना शुरू कर दिया था, पब्लिकली पूजा पाठ करना उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज का हिस्सा बन चुका था। मगर राहुल गांधी अब अपनी तीसरी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी दूसरी रणनीति थी भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन अब वो तथाकथित हिंदू एकता के जरिए जो भगवा ब्रिगेड बनाया गया है, उसके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात से मनाही नहीं है कि वाजपेयी आडवाणी के समय से ही भाजपा सवर्णों की पार्टी के रूप में मानी जाती रही है, जिसने दलितों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने की अपनी मंशा कभी गुप्त नहीं रखी, वरना कमल ब्रिगेड एक के बाद एक राज्यों में सत्ता हासिल नहीं कर पाती। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार दूसरी बार सत्ता में आए हैं। ये भाजपा ही है जिसके शासनकाल में एक आदिवासी समुदाय का नेता आज देश का राष्ट्रपति है। हालांकि पिछले 10 सालों में सबके सामने ये बात एकदम क्लियर हो गई है कि दलितों, एसटी और ओबीसी के प्रति भाजपा का प्रेम वास्तव में दिखावा है, एक छलावा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ का ठाकुर प्रेम किसी से छुपा नहीं है। अन्य जातियों और समुदायों के फर्जी एनकाउंटर हो या बुलडोजर न्याय, इस सब ने भाजपा की सवर्ण पार्टी होने का सबूत पेश कर दिया है। इंडस्ट्री और कॉमर्स के मामले में मोदी सरकार की नीतियां जिस तरह हमारे नेचर को नष्ट कर रही हैं, उससे ये बात भी पूरी तरह साफ हो जाती है कि इस पॉलिटिकल पावर को किसी भी तरह से आप ट्राइबल्स या शेड्यूल कास्ट का मित्र तो नहीं कह सकते। अब मोदी शाह की जोड़ी इस बात से डरी हुई है कि उनके सहयोगी दल राहुल गांधी के मुद्दों पर अपना जोर देने लगे हैं। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने शायद ऐसी स्थिति को भांपते हुए कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता या उन्हें पप्पू कहकर उनका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और शेयर अगर हो सके तो उत्साहवर्धन हो जाएगा। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।